ये वीडियो देखिए, वीडियो आजकल सोशल मीडिया पे बहुत वायरल है। और इस वीडियो को कुछ न्यूज चैनल भी प्रकाशित कर रहे हैं। मैंने जब इस वीडियो को AI डिटेक्टर से चेक किया तो पाया कि यह वीडियो AI द्वारा बनाई गई है। ये एक फेक और नकली वीडियो है। इसलिए मेरा आप सभी से अनुरोध है कि हर किसी वीडियो पर विश्वास न करें। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मेरे चैनल पर डाली गई सभी वीडियो पहले AI डिटेक्टर से चेक होती, उसके बाद अपलोड की जाती हैं। हिंद महासागर की उस शांत लहरें is the Islamic Republic of Iranship, जो सदियों से व्यापार और शांति की गवाह रही हैं, 4 मार्च 2026 की उस मनहूस सुबह अचानक बारूद की गंध और मौत के मातम से भर गई। श्रीलंका के तट से कुछ ही दूर अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र की असीमित गहराइयों में एक ऐसी घटना घटी जिसने न केवल वैश्विक रक्षा विशेषज्ञों को चौंका दिया, बल्कि आधुनिक नौसैनिक युद्ध के इतिहास में एक नया और खौफनाक अध्याय जोड़ दिया। ईरान का गौरव कहा जाने वाला युद्धपोत आइरिस डेना, जो कुछ ही दिनों पहले भारत के विशाखापत्तनम में अतिथि बनकर आया था, एक अमेरिकी पनडुब्बी के घातक टॉर्पीडो का शिकार होकर समुद्र के आगोश में हमेशा के लिए सो गया। यह केवल एक जहाज का डूबना नहीं था, बल्कि यह शांत मृत्यु का वो तांडव था जिसने कूटनीति की बिसात पर बिछी शांति की चादर को तार तार कर दिया। इस रिपोर्ट के माध्यम से हम उस घटना का रेसा रेसा उधेड़ेंगे जिसमें बारूद की गूंज है, कूटनीति की खामोशी है और नौ सैनिकों की चीखें हैं जो अपनी वतन वापसी की राह देख रहे थे। जब दुनिया अभी नींद से जाग रही थी, तब हिंद महासागर के गर्भ में एक शिकारी चुपचाप अपने शिकार की ओर बढ़ रहा था। 4 मार्च 2026 की सुबह 5:08 श्रीलंका के दक्षिणी तट पर स्थित गाले शहर से लगभग 40 समुद्री मील दूर अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में आइरिस डेना ने एक संकट संदेश जारी किया। ये संदेश किसी तकनीकी खराबी का नहीं, बल्कि साक्षात यमराज के दस्तक देने का संकेत था। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने बाद में पेंटागन की एक प्रेस ब्रीफिंग में इसे शांत मृत्यु करार दिया। उन्होंने बड़े गर्व से घोषणा की कि एक अमेरिकी पनडुब्बी ने उस ईरानी युद्धपोत को नेस्तनाबूद कर दिया है जो खुद को अंतर्राष्ट्रीय पानी में सुरक्षित समझ रहा था। ये हमला मार्क 48 टॉर्पीडो के माध्यम से किया गया था, जो अपनी सटीक मारक क्षमता और विनाशकारी प्रभाव के लिए जाना जाता है। अमेरिकी वायुसेना के जनरल और ज्वाइंट चीफ स्टाफ के अध्यक्ष डैन रेजिन केन ने पुष्टि की कि ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहली ऐसी घटना है जब किसी अमेरिकी पनडुब्बी ने टॉर्पीडो का उपयोग कर दुश्मन के युद्धपोत को डुबोया हो। हमले की भयानकता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है। टॉर्पीडो के टकराते ही जहाज के परखच्चे उड़ गए और वो चंद मिनटों के भीतर ही जलमग्न हो गया। ये जहाज न केवल रक्षात्मक बल्कि आक्रामक अभियानों के लिए भी डिजाइन किया गया था, लेकिन जिस तरह इसे निशाना बनाया गया वो अमेरिकी पनडुब्बियों की स्टेल्थ क्षमता और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध कौशल को दर्शाता है। रिपोर्टों के अनुसार हमले से पहले जहाज की रक्षात्मक और जवाबी कार्रवाई की क्षमताओं को विद्युतीय चुंबकीय माध्यमों से पंगु बना दिया गया था, जिससे वह एक बैठे हुए शिकार की तरह लाचार हो गया। आइरिस डेना का भारत के साथ एक गहरा और भावनात्मक संबंध था। घटना से मात्र कुछ दिन पहले तक यह युद्धपोत भारत के विशाखापत्तनम में आयोजित मिलन 2026 और इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू का हिस्सा था। 16 फरवरी 2026 को जब ये जहाज भारतीय बंदरगाह पर पहुंचा, वसुधैव कुटुंबकम और अतिथि देवो भव की परंपरा का पालन करते हुए इसका गर्मजोशी से स्वागत किया था। भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी और ईरानी नौसेना प्रमुख एडमिरल शहरम ईरानी के बीच मुलाकात हुई। विशाखापत्तनम के इस भव्य आयोजन में 74 देशों की नौसेनाएं शामिल थी और आइरिस डेना उन 19 विदेशी जहाजों में से एक था जिन्होंने भारत के निमंत्रण पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी। विडंबना देखिए, जिस जहाज के नौसैनिक ने भारत की सड़कों पर सेल्फी ली, पर्यटन किया और भारतीय अतिथि का आनंद लिया, वे अपनी वापसी यात्रा के दौरान उसी समुद्र की लहरों में समा गए जिसे वे शांति का सेतु मानते थे। हमला उस समय हुआ जब जहाज एक शांतिपूर्ण सैन्य अभ्यास से लौट रहा था, जिससे ये सवाल उठता है कि क्या अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में मुक्त नौवहन का सिद्धांत केवल शक्तिशाली देशों के लिए आरक्षित है। आइरिस डेना के डूबने की खबर जैसे ही भारत पहुंची, राजनीतिक गलियारों में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश और नेता प्रतिपक्ष
और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भारत सरकार की चुप्पी पर भारत की चुप्पी पर कड़े सवाल खड़े किए। राहुल गांधी ने ट्वीट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हल्ला बोल दिया और कहा कि भारत की रणनीतिक स्वायत्तता को सरेंडर कर दिया गया है। उनका तर्क था कि जब हमारे पड़ोस में हमारे मेहमानों पर हमला होता है तो भारत का खामोश रहना उसकी कूटनीतिक कमजोरी को दर्शाता है। विपक्ष का कहना है कि भारत खुद को हिंद महासागर का नेट सिक्योरिटी पार्टनर और अभिभावक कहता है, लेकिन जब अमेरिका ने हमारी समुद्री सीमा के इतने करीब एक मेहमान युद्धपोत को डुबो दिया तो भारत ने निंदा करना तो दूर अफसोस तक जाहिर नहीं किया। ये चुप्पी इसलिए भी अखरती है क्योंकि भारत की तेल आपूर्ति का 40% हिस्सा होर्मुज से आता है और इस क्षेत्र में स्थिरता भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए सीधा खतरा है। जिस समय हिंद महासागर में बारूद बरस रहा था, भारत का मीडिया और राजनीति बिहार में नीतीश कुमार की विदाई और राजनीतिक उठापटक में व्यस्त थी। वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार ने अपने विश्लेषण में कहा कि क्या बिहार की सत्ता का परिवर्तन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली इस बड़ी घटना से अधिक महत्वपूर्ण है। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर यही हमला फ्रांस के तट पर हुआ होता तो क्या राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन चुप रहते। विदेश नीति के विशेषज्ञ वर्मा चेलानी ने भी इस पर चिंता जताते हुए लिखा है कि नौसैनिक रिश्तों में किसी मेजबान के कार्यक्रम के तुरंत बाद मेहमान पर हमला होना मेजबान के लिए अपमानजनक होता है। ये हमला भारत की सॉफ्ट पावर इमेज पर एक गहरा प्रहार है जिसे भारत ने दशकों की मेहनत से बनाया है। आयरिश डेना पर सवार 180 लोगों में से अधिकांश के लिए समुद्र ही उनकी कब्रगाह बन गया। श्रीलंका की नौसेना ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए 32 नौसैनिकों को सुरक्षित बचाया, जो फिलहाल गाले के करापीटिया अस्पताल और नेशनल अस्पताल में उपचाराधीन है। लेकिन 87 लाशों की बरामदगी ने इस घटना को एक मानवीय त्रासदी में बदल दिया है। श्रीलंका के विदेश मंत्री विजित हेराद ने संसद को जानकारी दी कि उनकी नौसेना ने संकट संदेश मिलते ही 2 जहाज और 1 विमान बचाव कार्य के लिए भेजे थे, लेकिन जब तक वे मौके पर पहुंचते आयरिश डेना जलमग्न हो चुका था और केवल तेल के धब्बे और जीवन रक्षक बेड़े ही सतह पर दिखाई दे रहे। गाले के अस्पताल में उन लाशों को अस्थायी स्वगृहों में रखा गया, जहां श्रीलंका के अधिकारियों ने मानवीय संवेदना व्यक्त करते हुए अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ईरानी विदेश मंत्री से बात तो की है, लेकिन आधिकारिक तौर पर भारत ने अभी तक इस घटना पर कोई बड़ा बयान नहीं दिया है। आयरिश डेना कांड ने अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून और युद्ध के नियमों पर एक नई बहस छेड़ दी है। जिनेवा कन्वेंशन के अनुच्छेद 18 के अनुसार संघर्ष के दौरान भी सभी पक्षों का ये कर्तव्य है कि वे घायलों और संकट में फंसे लोगों की मदद करें। लेकिन अमेरिकी पनडुब्बी ने टारपीडो के दागने के बाद वहां रुककर मदद करना तो दूर, ये भी सुनिश्चित नहीं किया कि वो कितने लोग डूब रहे हैं। पूर्व अमेरिकी वायुसेना अधिकारी और नागरिक हानि मूल्यांकन विशेषज्ञ बेस ब्रांड ने इस हमले को अवैध करार दिया। उनका तर्क है कि आयरिश डेना उस समय किसी सक्रिय युद्ध में शामिल नहीं था और न ही वो अमेरिकी हितों के लिए कोई तत्कालिक खतरा पैदा कर रहा था। वो केवल एक अभ्यास से लौट रहा था। अमेरिका का नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का दावा इस घटना के बाद खोखला नजर आता है। ईरान के विदेश मंत्री ने ट्वीट कर अमेरिका को चेतावनी दी है, वो इस मिसाल पर एक दिन कड़वा पछतावा करेगा। वहीं अमेरिका अपनी इस जीत को अभूतपूर्व मान रहा है। पेंटागन के अनुसार वह ईरानी नौसेना को पूरी तरह से समाप्त करने की राह पर है और अब तक 17 ईरानी जहाजों को डुबो चुका है। आयरिश डेना के डूबने का असर केवल ईरान या अमेरिका तक सीमित नहीं है, ये पूरी वैश्विक व्यवस्था को झकझोर देने वाली घटना है। इसके परिणाम स्वरूप मध्य पूर्व और हिंद महासागर क्षेत्र में तनाव की एक नई लहर दौड़ गई है। आज हिंद महासागर का पानी केवल खारा नहीं है, बल्कि उसमें उन सपनों का जहर भी घुला हुआ जो शांतिपूर्ण अस्तित्व की उम्मीद रखते थे। आयरिश डेना का डूबना इस बात का संकेत है कि अब युद्ध की कोई सीमा नहीं रह गई है। जब शक्तिशाली देश कोई नियम नहीं की नीति पर चलने लगते हैं तो छोटे और विकासशील देशों की सुरक्षा दांव पर लग जाती है। भारत के लिए यह आत्ममंथन का समय है। क्या विश्व गुरु और नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर का दर्जा केवल कागजों पर या चुनावी भाषणों तक सीमित रहेगा,
या भारत अपनी समुद्री सीमा के पास होने वाली ऐसी निशंस सैन्य कार्रवाइयों पर कोई ठोस स्टैंड ले पाएगा। आरिस डेना की कहानी केवल एक लोहे के विशाल ढांचे के समुद्र में समा जाने की कहानी नहीं है। ये कहानी उस टूटते भरोसे की है जो अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र की सुरक्षा को लेकर बना हुआ था। ये कहानी उन 87 परिवारों की है जिनके लाल अब कभी घर नहीं लौटेंगे। ये कहानी उस कूटनीतिक खामोशी की है जो कभी कभी बारूद के धमाकों से भी ज्यादा डरावनी होती है। यह चेतावनी है उन तमाम देशों के लिए जो ये सोचते हैं कि युद्ध केवल सरहदों तक सीमित रहता है। नहीं, युद्ध अब हमारे घर के पिछवाड़े, हमारे समुद्र की लहरों और हमारी ऊर्जा की पाइप लाइनों तक पहुंच गया है। आने वाले समय में इतिहास ये पूछेगा कि जब हिंद महासागर का सीना चीरकर एक मेहमान की जल समाधि दी जा रही थी, तब दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का नेतृत्व क्या कर रहा था। इसी सवाल के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद। तब तक अपना ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।